एक बहुत ही खतरनाक प्लेन क्रैश में ये लेडी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड पर फंस जाती है। पर चौंकाने वाली बात हुई कि उस जगह से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सैरा और जैक्सन नाम के दो कपल को दिखाते हुए। वो दोनों तो एक आइलैंड पर होते हैं और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। यानी कि सैरा यहाँ पर अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई थी और जैक्सन तो यहीं रहता था। उन दोनों में बातचीत होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है। वो दोनों तो बीच के किनारे एक रेस्टोरेंट में बहुत ही मजे कर रहे थे। दोनों ने साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है कि कोई कह नहीं सकता कि इन्हें मिले कुछ ही टाइम हुआ है। वो दोनों तो मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। पर यहाँ सैरा एक दिन जैक्सन से कहती है कि उसे अब वापस लौटना पड़ेगा लंदन की तरफ, क्योंकि उसे एक कंपनी में जॉब ऑफर हुई है जो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। सैरा का फ्यूचर इससे बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, तो इसीलिए उसे जाना होगा। जैक्सन ये बात सुनकर एकदम से उदास हो जाता है, लेकिन वो सैरा को रोक भी नहीं सकता था। जैक्सन ने भी यहाँ साफ कह दिया कि वो इसी आइलैंड पर रहना चाहता है। बचपन से वो यहीं पर पला बड़ा है और यहाँ की चीजें उसे अच्छी लगती हैं। सैरा तो उसे भी साथ चलने के लिए कह रही थी, पर जैक्सन ने मना ही कर दिया। यानी अब ये सारी चीजें क्लियर थी कि सैरा और जैक्सन का रिलेशनशिप यहाँ से खत्म होने वाला है। उन्हें भी पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलती, तो इसीलिए वो दोनों अपने मन को मारकर ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैक्सन भी ज्यादा उदास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उनका करियर है। करियर में आगे बढ़ना जरूरी है, भले ही रिलेशनशिप ज्यादा न रहे। अब जैक्सन अपने और सैरा के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है, पर हमें दिखाई पड़ रहा था कि सैरा बहुत ही ज्यादा उदास है। उसे जैक्सन से दूर तो नहीं रहना, लेकिन वो करियर को भी पीछे नहीं छोड़ सकती। इसीलिए सैरा इस मोमेंट पर बिना जैक्सन को बताए वहाँ से चली जाती है। जैक्सन बेचारा उसके लिए ड्रिंक लेकर आ रहा था, लेकिन सैरा को वहाँ ना पाकर वो समझ गया कि वो अब चली गई है। जैक्सन ने होप भी नहीं रखी कि वो वापस आएगी। उसने तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं, पर अब हमें सैरा दिखाई गई जो एक कार में बैठकर उसी आइलैंड पर वापस आ रही है। लेकिन यहाँ पर वो जैक्सन के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसकी पेपर नाम की एक फ्रेंड है जिसकी शादी होने वाली है, और उसी ने ही सैरा को यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया है। सैरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वापस आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें जो वो चाह कर भी नहीं होने देना चाहती थी। अब सैरा ट्रेवल करते हुए अपनी फ्रेंड की बताई गई लोकेशन पर चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। यानी पेपर ने उससे कहा था कि तुम पहचान वालों से कुछ सामान लेकर मेरे पास आ जाना। सैरा के पास कार होती है, तो वो तुरंत ही उस फार्म में पहुंच गई, लेकिन उस जगह पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता, इसीलिए थोड़ा डरते हुए अंदर जाने लगी। थोड़ा सा आवाज लगाते ही पता चला अंदर की तरफ से एक पागल कुत्ता बाहर निकला है और सीधा वो सैरा पर हमला करने के लिए टूट पड़ा है। सैरा तो बेचारी डरते हुए गेट के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। अब उसके लगातार चिल्लाने की आवाज सुनने पर अंदर जितने भी लोग थे वो बाहर आ जाते हैं। सैरा उन्हें बताने लगी कि मुझे पेपर ने भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, जो कि उसकी शादी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो आदमी तो अपने कुत्ते को संभालता है और उसे इंपॉर्टेंट चीजें दे देता है। ये कुछ और नहीं बल्कि उनकी यहाँ की बहुत ही स्पेशल ड्रिंक होती है, जो कि अल्कोहल से भी ज्यादा अच्छी होती है। उन लोगों ने पूरी बोतल सैरा के कार के अंदर रख दिया, और वो आदमी सैरा से तो बात भी करता है कि तुम्हें ये सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए। अगर जो इस आइलैंड पर आया और उसने यहाँ की स्पेशल ड्रिंक्स नहीं ट्राई की तो उसने मजा ही नहीं किया। सैरा ने भी प्रॉमिस किया कि फ्री होने के बाद वो भी इसे टेस्ट करेगी। तुरंत ही सारे सामान लोड करने के बाद वो निकल पड़ती है अपनी फ्रेंड पेपर के पास। थोड़ी देर में ही उसकी मुलाकात अपनी फ्रेंड पेपर से हो गई, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने तो अपने सभी दोस्तों को उस जगह पर बुलाया था ताकि वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग कर सके। सभी फ्रेंड वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। सैरा और पेपर कुछ खाते हुए एक साथ बैठकर बातें करते हैं। पेपर ने बताया कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो उसका क्लासमेट ही था, और उन्होंने बहुत सोच समझने के बाद वेडिंग डेस्टिनेशन पास ही वाले एक आइलैंड पर रखी है। उस आइलैंड पर उन लोगों को मल्टीपल प्लेन से जाना होगा, तो सारी चीजें अरेंजमेंट कर दी गई हैं, सिर्फ उन्हें टाइम पर पहुंच जाना है। अब यहाँ वो दोनों इन चीजों के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी सैरा की नजर पानी में से निकल रहे कुछ डाइवर्स पर पड़ती है, और चौंकाने वाली बात ये हुई कि उन्हीं में से एक जैक्सन भी होता है। जैक्सन को देखकर सैरा एकदम चौंक गई और पेपर को सब कुछ बताने लगी। पेपर भी पहले से जानती थी कि इन दोनों का रिलेशनशिप था, लेकिन अब उनके बीच में कुछ भी नहीं है। पेपर ये भी मेंशन करती है कि जैक्सन अब फुल टाइम डाइवर बन चुका है और आने वाले टूरिस्ट को वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग देता है। सैरा इतने समय बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख पा रही थी, और पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि सैरा के मन में जैक्सन के लिए प्यार बाकी है। यहाँ तक कि पेपर ने ये भी मेंशन किया था कि जैक्सन की एक गर्लफ्रेंड भी है, यानी वो इन सारी चीजों से मूव ऑन कर चुका है। अब यहाँ रात का समय था और सभी लोग बीच के किनारे बॉन फायर के आसपास काफी मजे कर रहे थे, लेकिन सैरा की नजर सामने बैठी हुई जैक्सन पर ही थी। जैक्सन भी सैरा को नोटिस करके उसे हाई फाई करता है
पर अब सेरा खुद को रोक नहीं पाती जैक्सन से जाकर बात करने के लिए। वो तो उससे कई सारी चीजें पूछने लगी कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। जैक्सन भी उससे अब नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। दोनों के बीच पहले से अच्छी बॉन्डिंग तो थी, लेकिन इतने सालों में बहुत कुछ चेंज भी हो चुका है। अब जैक्सन थोड़ा ड्रिंक करने के बाद बीच के किनारे वॉक कर रहा था। तुरंत ही थोड़ी देर में सेरा वहाँ पर आ जाती है उसे कंपनी देने के लिए। दोनों तो अब कई सारी बातें करते हैं कि पहले वो कितना ज्यादा एंजॉय किया करते थे। उनके साथ तो कितने सारे फनी मोमेंट्स भी हुए जिसे वो रीडिस्कस करके और ज्यादा मजे लेते हैं। लेकिन सेरा की बॉडी लैंग्वेज देखकर यही लगता है कि वो जैक्सन की ओर पास आना चाहती है। वो तो पूरा जैक्सन के साथ फ्लर्ट करते जा रही थी। जैक्सन और सेरा वहाँ से ट्रैवल करते हुए एक स्टे हाउस में आ जाते हैं जहाँ सभी मेहमानों को रुकने के लिए सिंगल घर दिए गए थे। वो दोनों तो उस जगह पर एक फ्रेंड की तरह काफी मजे करने लगे थे और सेरा तो एक डाइविंग सूट पहनकर उसे दिखा रही थी। जैक्सन भी अब अपने पास्ट वाली चीजों को भुलाकर उससे अब एकदम फ्रैंक हो गया था और दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर मस्ती स्टार्ट कर देते। लेकिन अब इन सारी चीजों के बीच देखकर लग रहा था कि सेरा जैक्सन के वापस से करीब आना चाहती है। जैक्सन भी एक मोमेंट पर बहक गया था, लेकिन वो अपने आप को बैकआउट करता है। उसे ये चीजें नहीं कर दी क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो इस तरीके से उसे चीट नहीं कर सकता। सेरा को जब ये पता चला तो वो कहने लगी कि वो यहाँ तुम्हारे लिए आई है। उसने जैक्सन के बाद कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाया था और वो आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये चीजें कन्फेस करने के बाद सेरा एक और बार उसके पास आ रही थी, लेकिन इस बार जैक्सन पता नहीं क्यों अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं पहले की तरह और पूरी रात साथ में एंजॉय करते हैं। अब सुबह होने पर सेरा को लेट हो चुका था, इसीलिए वो जैक्सन को बिना उठाए वहाँ से चली जाती है। पेपर ने सेरा को बहुत सारे मिस कॉल्स किए थे, इसीलिए वो जब पेपर को कॉल बैक करती है तो वो गुस्सा हो रही थी क्योंकि जो भी मेहमान थे उन्हें टाइमिंग दिया गया था कि इतने समय पर प्लेन के पास रहें और अब लगभग सारी प्लेन्स मेहमानों को लेकर डेस्टिनेशन की तरफ उड़ चुकी हैं। लेकिन पेपर ने सेरा को ये समझाया कि अभी भी एक प्लेन बाकी है, तो तुरंत ही तुम उस प्लेन के पास जाओ और पायलट को उस डेस्टिनेशन पर छोड़ने के लिए बोलो। सेरा तुरंत ही तैयार होकर उस जगह पहुंच गई जहाँ पर प्लेन खड़ी थी। उस प्लेन के पायलट का नाम फ्रेडी होता है, जो पहले से सेरा को जानता था। फ्रेडी को सारी चीजें बताने के बाद वो राजी हो जाता है सेरा को उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए। वो जब अपने प्लेन की उड़ाने की तैयारी करने लगा था तभी सेरा को पता चला कि जैक्सन भी उस जगह पर आ चुका है, यानी जैक्सन भी उसके साथ पेपर की शादी में जाएगा और एंजॉय करेगा। लेकिन जैक्सन कहीं ना कहीं सेरा से डिसअपॉइंटेड लग रहा था और जब वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं तो फ्रेडी ने कैसे भी करके प्लेन स्टार्ट कर दी। रास्ते में एंजॉय करने के लिए उन्होंने कई सारे अल्कोहल की बोतल्स भी रखी होती हैं। अब सेरा हेडफोन्स लगाकर जैक्सन से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। ये इसलिए क्योंकि सेरा ने फिर से वैसा ही किया। वो सुबह वहाँ से चली गई बिना उसे बताए। सेरा भी ज्यादा जैक्सन को बटर अप नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है और आगे देखती है। फ्रेडी ने तो प्लेन को उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया था और वो अभी आसमान में थे। पीछे जैक्सन आराम से सो रहा था, तो फ्रेडी ने सेरा को साइड वाली सीट पर बुलाया ताकि वो कुछ बता सके। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए फ्रेडी सेरा को एडवाइस देता है कि तुम अपने रिलेशनशिप को कैसे सस्टेन कर सकती हो। वो तो अपने बारे में भी बताने लगा कि कैसे उसकी एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी, लेकिन वो कुछ साल पहले ही मर गई। उसे एक बीमारी थी जिसका क्योर अभी तक नहीं निकला होता। इसीलिए फ्रेडी सेरा को ये कहता है कि तुम्हारे पास अगर जो भी चाहने वाला है उसे संभाल कर रखो। सेरा सारी बातें समझती है और अब तो फ्रेडी ने सेरा को ये बताया कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। सेरा को ये चीजें काम में नहीं आने वाली होती, फिर भी वो फ्रेडी द्वारा बताई गई चीजों को अच्छे से समझती है। फ्रेडी तो सेरा को कह रहा था कि तुम अगर समझ जाओ तो ऑटो पायलट मोड को बंद कर देना और तुम भी इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर देखो कि कैसे चलाया जाता है। अब सेरा को ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसलिए सभी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद उसने ऑटो पायलट मोड बंद कर दिया। उसने भी अब अपने हाथ में स्टीयरिंग व्हील ले ली और प्लेन को कंट्रोल करने लगी। फ्रेडी और सेरा मिलकर बहुत अच्छी तरीके से प्लेन उड़ा रहे थे। पीछे की तरफ जो जैक्सन सोया हुआ था, अचानक उसकी जब नींद खुलती है तो नीचे की तरफ एक ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद था। वो पीछे से निकलते हुए नीचे आ चुका होता है, इसीलिए जैक्सन ट्राई करता है कि उस सिलेंडर को उसकी परफेक्ट जगह पर रख दे। अब सेरा जो कि कंट्रोल कर ही रही थी, तभी पता चला कि फ्रेडी के हार्ट में दर्द होने लगा है। एक्चुअली उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो ठीक से प्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। सेरा फ्रेडी के पास रहकर उसकी देखरेख तो कर रही थी, लेकिन उसका हार्ट अटैक का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सेरा जोर से चिल्लाने लगी जैक्सन को कि हमें जल्द से जल्द इसे ठीक करना होगा, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी। फ्रेडी अब बेहोश होकर सीधा स्टीयरिंग व्हील पर गिर जाता है, जिससे कि प्लेन की डायरेक्शन नीचे हो गई, यानी कि प्लेन अब बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगी होती है। जैक्सन भी स्टीयरिंग व्हील संभाल रहा था, लेकिन जो गैस सिलेंडर उसने पीछे रखा होता है, झटके की वजह से वो सामने आकर गिर गया। गैस सिलेंडर के झटके से कई सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर दे रहे थे।
अब अगर कुछ नहीं किया गया तो वो सब पानी से टकराकर खत्म हो जाएंगे। पर अच्छी बात हुई कि सैरा को थोड़ी चीजें समझ में आ चुकी थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की तरफ किया जिससे कि प्लेन वापस से हवा में आ जाती है और ऊपर उड़ने लगती है। जैक्सन जल्द से जल्द फ्रेडी को उठाता है और पीछे लिटा देता है। वो तो उसे मल्टीपल सीपीआर भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं होता क्योंकि फ्रेडी की सांसें ही नहीं चल रही थी। हो सकता है कि अभी भी वो जिंदा हो, लेकिन उसे मेडिकेशन की जरूरत है। जैक्सन भी अब तुरंत फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाता है ताकि वो दोनों मिलकर प्लेन कंट्रोल करें। प्रॉब्लम की बात ये थी कि अब उनकी जीपीएस डिवाइसेस काम नहीं कर रहे थे और उन्हें समझता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। ज्यादा समय तक हवा में रहने की वजह से फ्यूल भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा होगा। सैरा तो बार बार रेडियो से कनेक्ट करके अपनी कंडीशन बताने का ट्राई करती है, पर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि रेडियो भी ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। यानी अब उनके पास ये एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जिसमें ना तो वो पानी के अंदर जा सकते हैं और ना ही चारों तरफ उन्हें कहीं जमीन दिखाई दे रही थी। वो दोनों हवा में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाए जहां प्लेन का पायलट एकदम से बेहोश हो चुका हो और आपको तो प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो फिर आप प्लेन को कंट्रोल कैसे करोगे? ये सिचुएशन हमारे सामने कई बार सफर करते दौरान आ सकती है, तो हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है और प्लेन को कंट्रोल करने के ये छोटे मोटे टूल सीख लेने। जैसे किसी भी टाइप के प्लेन के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी स्टीयरिंग व्हील, यानी उसका कंट्रोल योग, जिससे कि प्लेन को ऊपर या फिर नीचे लेके आया जाता है। अगर हम उस कंट्रोल योग को प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे प्लेन की हाइट नीचे आती जाएगी, और अगर वैसे ही उस योग को पीछे की तरफ खींचेंगे तो प्लेन को एलिवेशन मिलता जाएगा और वो हवा में और ज्यादा ऊंची चली जाएगी। याद रहे, अगर प्लेन का पायलट बेहोश हो चुका है और आपको कुछ समझ नहीं रहा तो डायरेक्टली उस व्हील को नीचे ढकेल कर प्लेन को लैंड नहीं कराना है, इससे तो और ज्यादा खतरनाक कंडीशन आ सकती थी। अब यहाँ सबसे पहले हमें उस पूरे प्लेन में AP नाम का बटन ढूंढना है, जिसका मतलब होता है ऑटो पायलट। अगर प्लेन अभी भी हवा में है और अगर हम ऑटो पायलट बटन को दबा दे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लेन ऑटोमेटिकली एकदम स्टेबल हो जाएगी। याद रहे, प्लेन में मौजूद रैंडम बटन्स बिल्कुल भी नहीं दबाने, हर एक चीजों का कुछ अलग ही मतलब होता था। जितना भी हो सके रेडियो द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो हवा में हो रहे प्लेन के अंदर किसी भी दुर्घटना या चीजों पर ध्यान देते थे। सिर्फ रेडियो से कांटेक्ट करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी लोकेशन बतानी है कि आप इस प्लेन में फंस चुके हो और पायलट बेहोश हो चुका है। तो ये सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अब यहाँ फिर भी इन चीजों से कुछ बात नहीं बन रही तो हर एक प्लेन के अंदर इजेक्शन वाला सेक्शन होता है, यानी आप वहाँ से बाहर निकलकर पैराशूट की मदद से नीचे आ सकते हो। अब ये सारी चीजें भी अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस आदमी करे तो उसके बचने के चांसेस 50-50 हो सकते हैं। इसीलिए एक बार पैराशूट को कैसे ओपन करते हैं उसे प्रॉपरली देख कर जाना। पर यहाँ प्लेन के अंदर सैरा और जैक्सन की तो हालत और ज्यादा बुरी होती जा रही थी। ना रेडियो चल रहा था और ना ही जीपीएस डिवाइस, सिर्फ दूर दूर तक उन्हें लंबा आसमान और पानी दिखाई दे रहा था। सैरा ने प्लेन को थोड़ी देर तक कंट्रोल करके रखा था और वो एक ही एल्टीट्यूड पर उड़ते जा रहे थे। उन्हें ये साफ पता है कि अगर वो पानी पर लैंड कर जाएंगे तो जल्द से जल्द उनकी प्लेन डूब ही जाएगी, यानी वो इस जगह पर भी लैंड नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद वो देख पा रहे थे कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान इतना ज्यादा बड़ा लग रहा था कि अगर वो उस जगह पर गए तो मारे जाएंगे। अगले मोमेंट में खुशी की खबर आ जाती है क्योंकि उनके रेडियो पर किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल आ चुका था। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे थे जिनसे सैरा और जैक्सन ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो फंस चुके हैं। वो लोग लगातार एक तूफान की तरफ बढ़ रहे थे और समझ नहीं पाते कि कौन सी सही डायरेक्शन है। उनके पास तो अब सिर्फ आधा ही फ्यूल बचा हुआ था जिसमें उन्हें एक परफेक्ट लैंडिंग करनी थी अच्छी जगह देखकर। अब यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले अच्छी तरीके से एनालाइज करके उनकी लोकेशन पता करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें साउथ डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होगा जहाँ पर वो तूफान आ रहा है, यानी उन्हें तूफान के बीचों बीच से होते हुए आगे जाना है। अब ये तो मौत को चेतावनी देने वाली बात थी क्योंकि वो खतरनाक तूफान में बिजली भी होगी। बिजली अगर प्लेन को बहुत बुरी तरीके से हिट करती है तो वो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। पर ऑफिसर साफ कह रहे थे कि पीछे की तरफ तुम नहीं मुड़ सकते क्योंकि इतने समय में तुम्हारा फ्यूल खत्म हो जाएगा और तुम्हारी प्लेन क्रैश हो जाएगी। सैरा और जैक्सन में भी इस बात पर बहुत डिस्कशन हुआ, पर अंत में कोई रास्ता ना निकलने के कारण वो उस तूफान के बीच में से ही जाने का डिसाइड करते हैं। वो तूफान के अब बहुत पास पहुंच चुके थे और डिस्टरबेंस के कारण वो रेडियो सिग्नल ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता, यानी उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पा रहे थे। जैक्सन ने तो मेन सीट सैरा को ही दे दी थी ताकि वो अच्छे से कंट्रोल करे सारी चीजें। फ्रेडी द्वारा सिखाई गई हर एक चीजों को वो ध्यान में लाती है और प्लेन को कंट्रोल करती है। इस समय उनकी प्लेन उस बड़े से तूफान के ठीक ऊपर थी। लाइटनिंग उनके प्लेन को लग रही होती है जिससे काफी झटके महसूस होते हैं।
फिर भी सैरा ने कंट्रोलिंग युग छोड़ा नहीं और उसे ऊपर लेकर जाने लगी। सैरा को लग रहा था कि प्लेन को थोड़ा और ऊंचाई पर लेके जाने के बाद इन बिजलियों का कुछ असर नहीं होगा, लेकिन वो इतना भूल गई थी कि हम इंसान जितना भी प्लेन से ऊपर चले जाए, जी फोर्स हम पर लागू होता था, जिससे कि हम अपने सेंसेस खोने लगते थे। सैरा और जैक्सन प्लेन को कैसे भी ऊपर तो लेकर आ जाते हैं, पर वही हुआ जिसका डर था। सैरा के विजन्स एकदम से ब्लर होने लगे थे और वो तो उसी जगह पर अनकॉन्शियस हो गई। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील पर लगता है और वो एकदम अंदर धंस गई, जिससे कि प्लेन एकदम डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरने लगी होती है। ऐसा चलता रहा तो एक बहुत ही बड़ा क्रैश होगा उनका पानी के ऊपर। जैक्सन फिलहाल थोड़े होश में था, इसीलिए वो सैरा को भी उठाता है। कुछ दूर तक नीचे गिरने के बाद जब प्रेशर एकदम नॉर्मल हुआ तो सैरा को ठीक से होश आ गया और उसने ट्राई किया प्लेन को वापस कंट्रोल करने का। उसके हाथ बहुत ज्यादा पेन हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वो प्लेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकदम स्टेबल करने में कामयाब हो गए। सैरा और जैक्सन तो एक मोमेंट पर बहुत ज्यादा डर गए थे कि वो बच नहीं पाएंगे। ये भी एक अच्छी बात हुई कि उन्होंने तूफान अच्छे से पार कर लिया था। पर एक अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर भी आती है कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में प्लेन का फ्यूल हद से ज्यादा खत्म कर दिया है, यानी अब फ्यूल आधे से भी कम हो चुका है और इतने में तो वो उस बड़े से महासागर को पार भी नहीं कर पाएंगे। सब कुछ एकदम से खत्म होता दिखाई दे रहा था और उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं बचता। अब उस प्लेन के अंदर एक और फ्यूल कंपार्टमेंट होता है जिसमें पूरा फ्यूल भरा हुआ था, सिर्फ उन्हें फ्यूल को यूज करने की परमिशन देनी थी। सैरा तुरंत ही उस बटन को दबा देती है और वो देख पा रहे थे कि फ्यूल बढ़ रहा है, लेकिन अचानक उसके लेवल में कुछ तो डिस्टर्बेंस आने लगी। इससे ये पता चलता है कि फ्यूल टैंक में थोड़ी सी लीकेज है, जो शायद उस तूफान के कारण हुई होगी। अगर धीरे धीरे लीकेज बढ़ता चला गया तो पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा। सैरा जैक्सन इस बात से काफी घबरा गए क्योंकि यही उनके पास लास्ट ऑप्शन है। इसीलिए अब जैक्सन डिसाइड करता है कि वो खुद बाहर जाएगा और इंजन वाले एरिया में जो लीकेज हो रही है उसे बंद करेगा। सैरा को पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो शुरुआत में जैक्सन को रोकने की भी कोशिश करती है, पर जैक्सन ने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए अब सैरा प्लेन को कंट्रोल करने लगी और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम करती है। वहीं जैक्सन पीछे से एक रस्सी लेकर अपने आप को बांध देता है। प्लेन की स्पीड एकदम नॉर्मल होने के बाद वो साइड से होता हुआ प्लेन के इंजन वाले सिस्टम पर गया और ट्राई करने लगा लीक हुए एरिया को अच्छे से कवर कर दे। हवा की वाइब्रेशन से वो पीछे हटता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उस लीकेज वाले एरिया तक पहुंच गया। जैक्सन उस एरिया को अच्छे से कवर कर ही रहा था, तभी पता चला कि एक झटके से वो पीछे गिर गया है। उसने कैसे भी अपने हाथ की मदद से प्लेन के साइड वाले हिस्से को पकड़ लिया था। हाथ पर एक साथ प्रेशर आने के कारण उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो वहीं पर लटकते रह गया। सैरा अब तुरंत ही जैक्सन को बचाने के लिए आती है, लेकिन प्लेन को भी स्टेबल रखना जरूरी था, इसीलिए उसने सीट बेल्ट को ऐसा अटका दिया कि प्लेन के स्टीयरिंग व्हील्स एकदम स्टेबल रहे। सैरा जब जैक्सन के पास आती है तो पता चला कि उसने जो रस्सी बांधी थी वो एक टायर में फंस चुका है, यानी उसे काटना होगा तभी वो ऊपर आ पाएगा। कैसे भी करके रस्सी निकालने के बाद अब जैक्सन को एक ही बार में कूदना था सैरा की तरफ। उसका एक हाथ पहले ही डैमेज हो चुका है और अगर सैरा उसे पकड़ नहीं पाई तो वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाएगा। दोनों की आंखों में एक अलग ही भावना चमक रही थी, पर सैरा हिम्मत नहीं हारती और जैक्सन को कूदने के लिए कहती है। जैक्सन तुरंत ही उसे अपना हाथ दे देता है और बहुत ही मुश्किलों से वो उसे ऊपर खींचती है। सैरा यहाँ साफ देख पा रही थी कि जैक्सन का हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है। उसे वो जल्द से जल्द सीधा करती है और उसके ऊपर कई सारे अल्कोहल डाल देती है, क्योंकि कई कंडीशंस में देखा गया है कि घाव पर अगर अल्कोहल डालेंगे तो वो एकदम से ब्लीडिंग बंद करती थी और ज्यादा दर्द भी नहीं होता था। जैक्सन को भी पेन हो रहा था, लेकिन थोड़ी पट्टियां और अल्कोहल लगाने के बाद उसे राहत मिलती है। अब उन दोनों को कैसे भी करके स्टीयरिंग व्हील के पास जाना होगा और प्लेन को कंट्रोल करना होगा। इस मोमेंट पर सैरा ने एक आइडिया दिया कि अगर भले ही उनके पास फ्यूल कम बचा हुआ है, तो अगर वो प्लेन का वेट एकदम कम कर दे तो हो सकता है कि फ्यूल कम यूज हो। यानी बात साफ थी कि उन्हें प्लेन में मौजूद अनवांटेड चीजों को पानी में फेंकना होगा और सैरा कुछ अनवांटेड सामान को नीचे फेंक देती है। एक सामान से भरा हुआ बैग तो सीधा पानी में आकर गिरा और लकीली साइड में एक बोट होती है जहाँ एक आदमी उसे लेकर जा रहा था। उसकी नजर बैग पर तो जाती है, लेकिन पता नहीं वो ये समझ पाया कि ऊपर की तरफ वो लोग फंसे हुए हैं। सैरा ने प्लेन से कई सारी चीजें फेंक दी थी, लेकिन अब जैक्सन और उसकी नजर जाती है मरे पड़े हुए फ्रेडी के ऊपर। फ्रेडी की जान चली गई थी, ये उन्हें बात पता थी और उसका भी वेट प्लेन को और ज्यादा वेटेड बना रहा है। इसीलिए अब दोनों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लिया कि वो फ्रेडी को नीचे फेंक देंगे। सैरा ने तो फ्रेडी की फैमिली लगी हुई फोटो निकाली और जाकर उसकी जेब में वो डाल देती है। धीरे धीरे सैरा फ्रेडी की डेड बॉडी को साइड में लेकर गई और ना चाहते हुए भी उसे नीचे फेंकना पड़ा। अब यहाँ सामने की तरफ कई सारी अल्कोहल्स की बॉटल्स भी थी जिसे सैरा फेंकने जाती है, लेकिन जैक्सन ने इस मोमेंट पर एक अच्छी बात कही कि अगर वो चाहे तो अल्कोहल को फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अल्कोहल में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कभी कभी फ्यूल के जैसी काम
काम करती थी, तो अगर बाय चांस उनका फ्यूल खत्म हो जाए तो वो ये अल्कोहल डालकर काम चला सकते थे। अब जब ये उनका प्लान बन चुका है तो ये फाइनल करना था कि ऊपर की तरफ कौन जाएगा ये सारे अल्कोहल डालने के लिए। अब इस बात थी कि जैक्सन का हाथ टूटा हुआ था, वो ये काम नहीं कर पाएगा, तो इस काम में सिर्फ सेरा ही बचती है जो ऊपर जाकर ये करेगी। सेरा ने भी इसके लिए हाँ कर दिया और वो जल्द से जल्द बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने लगती है। फ्यूल पैनल को ओपन करने के बाद जैक्सन एक एक करके उसे अल्कोहल देने लगा था। सेरा एक के बाद एक अल्कोहल की बोतल उसमें खाली करने लगी थी, ये सोचकर कि उनका फ्यूल टैंक पूरा भर जाएगा और वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कई बार चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। सेरा जब अंदर आने की कोशिश करती है तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन के कारण वो गिरने भी लगी थी, लेकिन वो बहुत हल्की होती है, इसीलिए सही सलामत प्लेन के अंदर आ गई। जैक्सन और सेरा साफ देख पा रहे थे कि उनका फ्यूल टैंक अब भर चुका है। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब यहाँ जैक्सन ने सेरा को एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि वो जब साइड में गया था तो उसे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया, वो ठीक उनके पीछे वाली रीजन में मौजूद है, तो शायद अगर वो उस जगह पर चले जाएं तो प्लेन को लैंड करा सकते हैं और वहाँ कुछ समय तक रुक सकते हैं। जबकि अब उनके पास कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सेरा ने काफी सोचते हुए ये डिसाइड किया कि वो प्लेन को मोड़कर उस आइलैंड के पास जाएगी। उसने कैसे भी करके प्लेन को उस दूसरे डायरेक्शन में मोड़ लिया और इन चीजों के बावजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया कि वो इस जगह पर जा रहे हैं। कई देर तक हवर करने के बाद भी उन्हें वो आइलैंड दिखाई नहीं देता। पता नहीं जैक्सन को ये सारी चीजें हेलुसिनेट हुई या फिर रियलिटी में वहाँ पर एक आइलैंड था। थोड़ा ट्रेवल करने के बाद अचानक उनकी नजर गई खत्म होते हुए फ्यूल की। फ्यूल एकदम से एम्प्टी हो चुका था क्योंकि अल्कोहल अच्छे तरीके से फ्यूल का काम नहीं कर रहा होता। इंजन एकदम से बंद पड़ने लगा और लग रहा था कि प्लेन अब नीचे ही गिरने वाली है। वो दोनों एक्स कपल एक दूसरे को देखते हैं और लग नहीं रहा था कि वो बच पाएंगे। जैक्सन को भी यही फील होने लगा कि ये उनका आखिरी मोमेंट है, इसीलिए अब सेरा और जैक्सन एक दूसरे से कन्फेस करने लगे और माफी भी मांगते हैं अपने सारे पास्ट एक्शन से। और सेरा भी एडमिट करने लगी कि उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जाने के बाद उसे करियर में सक्सेस तो मिली, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं था कि उसका प्यार उससे दूर हो चुका है। जैक्सन भी सेरा से माफी मांगता है कि उसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। दोनों को देखकर यही लग रहा था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर अब उनका खेल खत्म होने वाला था। बट अगले मोमेंट में जैक्सन को वो आइलैंड दिख जाता है जिसके बारे में उसने बोला था, और अब सेरा भी ट्राई करती है कि वो अपनी प्लेन उस आइलैंड पर लैंड करा दे। इंजन एकदम से बंद होने वाला था, इसीलिए सेरा ने उसका एल्टीट्यूड एकदम कम कर दिया और इसी वजह से वो ठीक से प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। वो दोनों उस आइलैंड के पास पहुंच तो गए थे, लेकिन अभी भी थोड़ी दूरी बाकी होती है। प्लेन एकदम पानी के ऊपर आ चुकी थी और थोड़े ही देर में काफी स्पीड होने के कारण वो पानी में क्रैश हो गई। प्लेन पूरी तरीके से ढहकर पानी में डूबने लग जाती है। बेचारे जैक्सन और सेरा अभी भी सीट पर फंसे हुए थे और पानी तो प्लेन में भी घुस चुका था। थोड़ी देर बाद जब सेरा को होश आता है तो वो दरवाजा ओपन करके बाहर निकल जाती है और पानी के ऊपर आ जाती है, और अचानक उसकी नजर गई जैक्सन पर जो अभी बाहर नहीं निकला है, यानी वो अभी भी प्लेन में ही फंसा हुआ था। सेरा सांस रोकती है और तुरंत ही नीचे की तरफ गोता लगाती है ताकि वो जैक्सन को बाहर निकाले। सेरा देख रही थी कि जैक्सन प्लेन के विंग वाले हिस्से में फंस चुका है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसे निकालने लगी, और जब कुछ नहीं होता तो वो उसे लाइफ जैकेट पहना देती है। वो तुरंत ही उसे खींचने लगी क्योंकि प्लेन एक खाई में गिरने वाली थी। प्लेन तो निकल जाती है और लकीली जैक्सन को भी वो ऊपर लेकर आ जाती है। सेरा ने जैक्सन को पकड़ा और उस जमीन वाले हिस्से पर लेकर आने लगी। जल्द से जल्द वो जैक्सन को सीपीआर देती है और थोड़े ही देर में जैक्सन को होश आ गया था। पर दोनों जब चारों तरफ देखते हैं तो पता चला कि ये कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि ये तो थोड़ा सा हिस्सा है जो जल्द से जल्द पानी के अंदर चला जाएगा। सेरा एकदम से डर के मारे चारों तरफ देखने लगी और वो समझ जाती है कि अब वो नहीं बचने वाले। चारों तरफ कोई मदद वाला भी नहीं था जो उन्हें बचा कर लेके जा सके, और अब तो सिर्फ उन्हें वेट करना है कि ये पानी कब उन्हें अपने अंदर संभाल लेगा और खत्म कर देगा। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा और वो छोटा सा आइलैंड भी गायब हो जाता है। उनके पास सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट थी, इसीलिए सेरा जैक्सन को पकड़कर पानी के ऊपर होती है। जैक्सन काफी इमोशनल होकर सेरा को कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम ये जैकेट खुद पहन लो और यहाँ से सरवाइव करके बच जाओ। पर सेरा इस मोमेंट पर जैक्सन को कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली थी। उसने साफ कह दिया कि अगर हमें मरना है तो साथ में मरेंगे। इस बार वो कहीं भी नहीं जाने वाली उसे छोड़कर। दोनों कपल के बीच में आखिर में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, पर उन्हें भी पता था कि ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना मुश्किल है क्योंकि जैक्सन की बॉडी पर जो घाव लगे थे उससे ब्लड फैल रहा था, और यह हमें भी पता है कि ये ब्लड पूरे महासागर में किसे अट्रैक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, यानी कि शार्क्स, जो चारों तरफ अब उनके मंडराने लगे थे। थोड़ी सी देरी और वो एक ही बार में उन पर अटैक करके उन दोनों को ही खत्म कर देंगे। सेरा तो लिटरली जैक्सन को पकड़कर रोने लग जाती है क्योंकि वो एकदम बेबस थे, ना ही वो इस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही वो दोनों अपनी आंखें बंद कर रहे थे तो पता चला कि
सामने की तरफ से एक रेस्क्यू शिप आ रहा है। ये वही आदमी की शिप थी जिसने की नोटिस किया था वो बैग को गिरते हुए। लकीली वो उस जगह पर पहुंच गया और वो दोनों उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उस छोटी सी शिप में जितने भी लोग थे उन्होंने सैरा और जैक्सन को अपनी तरफ बुलाया और तुरंत ही उन्हें सही सलामत ऊपर की तरफ खींचने लगे। शार्क उन पर अटैक कर पाती इससे पहले वो सेफ हो जाते हैं। सैरा और जैक्सन अब अगले मोमेंट में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ये शुक्र मनाते हैं कि उनकी जान बच गई। दोनों ने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच भी पाएंगे इस तरीके से, लेकिन इस मोमेंट के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो वो एक दूसरे को छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगे। वो सभी अब आखिरकार बच जाएंगे और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।